सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले की। एसआईटी की टीम अब लखीमपुर खीरी केस में सुमित जायसवाल की तलाश में है। बताया जा रहा है कि सुमित वारदात के वक्त कार में सवार थे। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा को पुलिस तहवील खत्म होने से पहले ही वापस जेल भेज दिया गया है। इससे पहले एसआईटी उसे मौका वारदात पर लेकर गई थी, जहां क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया था। तो कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एसआईटी की टीम तीन मुलजमीन को लेकर जाय वारदात पर पहुंची थी, जहां पर तमाम तर पूछताछ उनसे की गई, सीन को रिक्रिएट किया गया, गाड़ी को चलाकर पुतलों को रौंदा गया और जो 3 लोग थे उन लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि इस मामले में आशीष मिश्रा से कल जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह भी कल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और वो सारी अपडेट बता रहे थे, आशीष मिश्रा से सीन रिक्रिएट के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी, उनको गाड़ी से नहीं उतारा गया था कल। लेकिन आज क्या कुछ होगा, आज इसी मामले पर और तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल भी सीन को रिक्रिएट किया गया था और आज आशीष मिश्रा की जो तहवील है वो खत्म हो रही है, हालांकि उनको जेल भेज दिया गया है। और देखिए, एसआईटी इस पूरे मामले में लगातार जो इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हैं उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब एसआईटी के पास कुछ खास नहीं बचा था जिसके आधार पर उनसे पूछताछ की जा सके। इसीलिए रिमांड खत्म होने से पहले ही उनको वापस जेल में तामील करा दिया गया था, भेज दिया गया था। अब जो पुलिस कस्टडी रिमांड में आशीष मिश्रा का दोस्त अंकित दास और उसका गनर लतीफ़ और ड्राइवर शेखर है, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो घटना के वक्त जो हथियार चले थे वो कहां पर हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि एक रिपीटर गन थी, पिस्टल थी, जिसके जरिए फायर किया गया था। अब पुलिस को तलाश उस रिपीटर गन और पिस्टल की है। साथ ही साथ पुलिस अब इस केस में जो सुमित जायसवाल है, वायरल वीडियो में आपको जो थार जीप से भागते हुए दिख रहा है, उसकी तलाश में जुट गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। वो थार वही है जो सबसे पहले किसानों को रौंदती है और उसमें 4 किसानों की मौत होती है और एक पत्रकार की मौत का बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब एसआईटी एक और जहां आशीष से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर मौजूद अंकित दास, उसके गनर लतीफ़ और ड्राइवर शेखर से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई और किसके कहने पर हुई। क्या ये एक साजिश के तहत पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि जब उन्हें पता था कि इस रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों गए? और यही कारण है कि इन तमाम सवालों के जवाब के लिए अब जो इस मामले में लोग फरार हैं, जो सुमित जायसवाल समेत कई अन्य लोग हैं जो उन गाड़ियों में मौजूद हैं और वो अभी फरार हैं, उनकी तलाश के लिए एसआईटी की 6 से अधिक टीम गठित की गई हैं, जो कि न सिर्फ लखीमपुर बल्कि आसपास जिलों के साथ नेपाल और उत्तराखंड में भी लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। बिल्कुल, इस मामले को लेकर एसआईटी जी काफी सरगर्म नजर आ रही है। राजीव, ये बताइएगा, जो सुमित जायसवाल का नाम सामने आ रहा है कि वो मौका वारदात पर गाड़ी में सवार थे, तो क्या कल के दौरान जो सीन रिक्रिएट किया गया था उसमें इस बात का खुलासा हुआ है? अब देखिए, ये जो वायरल वीडियो है, उस वायरल वीडियो में ही साफ नज़र आता है कि जो थार जीप है वो आके रुकती है और उसमें सुमित जायसवाल बाएं सीट पर बैठा है और वहां से वो गेट खोलकर भागता है, जबकि उसके पिछले जो टायर होता है थार जीप का, उसमें एक किसान दबा हुआ दिखता है। और तभी से ये कहा जा रहा था ये कि सुमित जायसवाल के साथ कई अन्य लोग उसमें मौजूद थे। हालांकि उनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। आक्रोशित किसानों ने उस थार जीप में आग लगा दी थी और कुछ की पिटाई भी की थी। लेकिन अब तक कुछ घटना के बाद सुमित जायसवाल मीडिया के सामने भी आया था और उसने ये दावा किया था कि अगर वो भागकर अपनी जान न बचाता तो वो भी मार दिया जाता। लेकिन उस वक्त तो पुलिस ने उसको नहीं गिरफ्तार किया, लेकिन अब उसको तलाश की जा रही है क्योंकि उसका नाम उस वक्त एफआईआर में नहीं था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है अज्ञात के तौर पर, और खास बात यह है कि सुमित जायसवाल की ही तहरीर पर किसानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब सुमित जायसवाल वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके जरिए एसआईटी को भरोसा है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा
और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि ये मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से जुड़ा है और खुद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है। तो ऐसे में एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही इस केस की विवेचना में की जाए, जांच में की जाए, और यही कारण है कि एसआईटी वो सभी साक्ष्य और सबूत और गवाह इकट्ठा करना चाहती है, पुख्ता करना चाहती है, जिनके आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सके। और उसी के क्रम में कल मौकाए वारदात पर ले जाकर इन सभी जो आरोपी हैं इनको ले जाया गया था और वहां पर क्राइम सीन क्रिएट किया गया था कि कैसे ये घटना हुई, कब वो कितनी रफ्तार से वहां से भागे और कैसे किसानों के ऊपर ये थार जीप चढ़ी और कौन उस वक्त कहां पर था। हालांकि एसआईटी की जांच में अब तक आशीष मिश्रा के घर मौकाए वारदात पर मौजूद होने का कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है, लेकिन एसआईटी ये कोशिश कर रही है कि जो लोग फरार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए और ये साबित किया जाए कि आशीष मिश्रा भी इस घटना में शामिल था, मौकाए वारदात पर मौजूद था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या चलिए, तो बिल्कुल एसआईटी की जो तमाम तर कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और अब एसआईटी को सुमित जायसवाल की तलाश है। देखना ये होगा कि कब उनको पकड़ा जाता है। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत। विजयदशमी का त्योहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत पूजा पंडाल में खास ख्याल रखा जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर आज दिफाई शोबे की 7 कंपनियों को मुल्क को वक्फ करेंगे। वज़ारत दिफा के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी खिताब भी करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दिफाई शोबे की कंपनियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस साल दशहरा लद्दाख के द्रास इलाके में फौजियों के साथ मनाएंगे। द्रास दुनिया के सर्द तरीन मुकामात में से एक है, जहां दर्जा हरारत 40 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। इस साल सदर जमहूरिया दिल्ली में हर साल दशहरा तकरीबात में शिरकत की रिवायत को तोड़ते हुए द्रास में नजर आएंगे। बुध को राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। वहीं नागपुर में वाक़े आरएसएस हेडक्वार्टर में हर साल की तरह इस साल भी संघ का यौम तासीस और विजयदशमी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। इस मौके पर आरएसएस अपनी ताकत का मुजाहरा भी करता है। इस तकरीब में आरएसएस के तमाम लीडर शरीक हैं। तकरीब से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत खिताब कर रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए, इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए।
संवाद सकारात्मक हो, इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयं। इसी मामले पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे तुषार नागपुर से इस वक्त जुड़े हैं। तुषार, बताइएगा, आज आरएसएस को 96 साल हो चुके हैं। विजयदशमी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। क्या कुछ इस प्रोग्राम में और खास रहने वाला है खिताब के अलावा? जी तुषार। होता है और मोहन भागवत का इसमें जो भाषण होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इस भाषण में मोहन भागवत जो बात रखते हैं, जो मुद्दे रखते हैं, उससे आने वाले साल में संघ की रोड मैप कैसे होगा, संघ की भूमिका किस तरह से रहेंगी, कौन कौन से मुद्दे पर संघ काम करेगा, उसका एक अंदेशा आ जाता है। इसी के मद्देनज़र स्वयंसेवकों के लिए आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। लेकिन कोविड के चलते ये कार्यक्रम जो नागपुर के ऋषिमबाग मैदान स्थित बड़े पैमाने पे होता है, इस बार नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटी छोटी जगह पे ये स्वयंसेवकों को बिठाकर मॉनिटर पर मोहन भागवत का भाषण दिखाया जा रहा है। फिलहाल हम नागपुर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में है और हम देख सकते हैं कि अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर में किस तरह से ये जो भाषण चल रहा है, स्वयंसेवक खुद भाषण सुन रहे हैं और मोहन भागवत जी इस भाषण में जो जो मुद्दे, जो जो विषयों पर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, वो ताकि पूरे ध्यान से स्वयंसेवक सुन रहे हैं। ये भाषण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आने वाले साल में संघ की क्या भूमिका रहेंगी और मोहन भागवत हर मुद्दों पर अपना मत व्यक्त करते हैं, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय विषय है, सामाजिक सांस्कृतिक, हर विषयों पर अपना मत व्यक्त करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विजयादशमी का प्रोग्राम है वो संघ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और पूरे देश का ध्यान इस पर रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक है उनका भी ध्यान रहता है। लेकिन कोविड के मद्देनज़र हम देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे हॉल में स्वयंसेवक बैठकर वो भाषण सुन रहे हैं। नागपुर में 50 जगह ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ स्वयंसेवक ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर ये भाषण सुन रहे हैं। आमतौर पर ये भाषण रेशिमबाग स्थित जो आरएसएस के स्मृति भवन है उसके सामने जो रेशिमबाग मैदान है वो मैदान पर बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद में एक जो भव्य कार्यक्रम होता है वो भव्य कार्यक्रम में रहता है। लेकिन 200 लोगों की ही मर्यादा प्रशासन ने कोविड के चलते रखी है। तो इसी के मद्देनज़र हम देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में स्वयंसेवकों का ग्रुप ये भाषण सुन रहा है। अभी तक जो भाषण चल रहा है उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी भूमिका रखी है, अपना मत रखा है। उसमें फिर अलगाववाद हो गया या फिर सांस्कृतिक अलगाववाद हो गया या फिर हमें जो स्वतंत्र मिला है वो स्वतंत्रता में हमारे जो राष्ट्र नेता है उनकी जो भूमिका रही है उसी के मद्देनज़र अलग अलग चीज़ों पर अभी भी उनका भाषण चल रहा है। तो अलग अलग मुद्दों पे अपना मत रखते हैं। ये भाषण स्वयंसेवक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आने वाले साल में तो आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मोहन भागवत का जो खिताब है उसको लोग सुन रहे हैं, संघ के लोग सुन रहे हैं और आगे की हिकमत अमली पर उन्होंने बातचीत की। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया तुषार। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको। फिलहाल आज की ताजा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल के हवाले से। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर आम आदमी को झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 14 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 99 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने लगभग हर रोज बढ़ी है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे तक महंगा हो गया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रीति, कब तक आवाम को इस महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ने का नाम नहीं ले
लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस महीने की अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन ऐसे थे जिस दिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी वो नहीं बढ़ी थी। आज भी 35 पैसे जो पेट्रोल और डीजल की बात करूं तो दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 105 रुपए के पार कर गया है और वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी 94 रुपीज के लगभग हो चुका है। तो जिस स्पीड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है उससे लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि कि इससे जो महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों का साफ कहना है कि अब सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही है उस तरीके से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो चुका है सड़कों पे। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो घर का जो किचन का जो बजट है, महंगाई क्योंकि चरम पर है तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ अभी 2 दिन पहले सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। तो प्रीति, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम बिल्कुल परेशान नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैसे इसको लेकर आवाम को राहत मिलती है। प्रीति, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर सब डिवीजन के भट्टा धुरियाल में एनकाउंटर हुआ है। फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक जेसीओ और एक फौजी जवान शहीद हुए हैं। फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त जुड़ गए हैं। मुनीश, एनकाउंटर के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ अपडेट? सब ऐसा है कि कल रात को जो वहां पर एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक जेसी और एक जवान शहीद हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और इस इलाके में जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो इसी इलाके से गुजरता है और उस पर जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इस एरिया में जो दुकानें हैं गाँव की उनको भी पूरा बंद करवाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार उस इलाके को घेर के रखे हुए हैं ताकि जो दहशतगर्द है वहां से भाग कर न जाने पाए। बिल्कुल मुनीश, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया साहब। आगे बढ़ेंगे। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।